बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क के बारे में। आज आप सीखेंगे वर्क क्या होता है, इसका कंप्लीट कंसेप्ट एक एक पॉइंट डीपली जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आप ये सीखेंगे कि वर्क कब मैक्सिमम होता है, वर्क कब मिनिमम होता है, वर्क नेगेटिव कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। स्टार्ट करेंगे हम वर्क से। एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बॉडी है, आप उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। यहाँ लाजमी शर्त यह है कि बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो फिर वर्क नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एक वाल है, वाल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं। अब आपने फोर्स लगाई है लेकिन आपकी फोर्स के नतीजे में ये वाल मूव नहीं की, इसने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, D इज इक्वल टू 0, तो यहां पर वर्क आपका 0 होगा। तो वर्क तब होगा जब फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बहुत ही सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क इज डन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है और वो उसको डिस्प्लेस करती है फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क जो है वो डन हो जाता है। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। राइट, इसका जो फार्मूला हम यूज करते हैं वर्क के लिए, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, जिसमें एफ फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, और डॉट डी डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसे आया फार्मूला, यहां पर हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। यहां एक बात का ख्याल रहे कि जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वो फोर्स आपके पास कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट फोर्स मतलब आप यूं समझ लें सेम फोर्स, एक जैसी फोर्स जो चेंज ना हो। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स रिमेन सेम देन द फोर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, अब न सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि इसकी डायरेक्शन का भी। ठीक है, अगर कोई फोर्स अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, तो हम कहेंगे ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। ओके बच्चों, अब आपने देख लिया, वर्क की डेफिनेशन भी देख ली और कांस्टेंट फोर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। वर्क को हमने डिस्कस करना है दो केसेस के अंदर। पहला केस हमारे पास ऐसा है कि जिसमें एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, आपने इसके साथ एक रस्सी बांधी है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल इस तरफ को इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं और ये बॉडी जो है इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट कवर करती हुई आ रही है। अब अगर आप गौर करें यहां पर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। राइट, तो पहला केस ऐसा केस है जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। तो सिंपली आपको वर्क कैसे मिलेगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को, आपको वर्क मिल जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, वो एक एंगल थीटा बना रहे होते हैं। हमें तो यहाँ वर्क की डेफिनेशन से यही कंसेप्ट मिला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तो क्या फिर वर्क नहीं होगा? जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ जमीन पे पड़ा हुआ है, उसके साथ एक रस्सी बांधी है, अब आप चल रहे हैं, साथ साथ इसको खींचते हुए जा रहे हैं, ये रस्सी इस डायरेक्शन में है, इधर को आप फोर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक जो है या ये जो बॉक्स है ये हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है आगे को, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है D, और आपने जो फोर्स लगाई है वो इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या अब वर्क नहीं है? वर्क अब भी है। तो फिर अब कैसे वर्क हो गया? यहां पर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो बच्चों आपने पढ़ा था फोर्स जो होती है, ये एक F, आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक पढ़ा था 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 में। तो वहां हमने देखा था कि फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, अगर ये एंगल थीटा है यहां पर, तो ये कंपोनेंट कहलाता है F cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कहलाता है F sin
थीटा। अब यहां पूरी की पूरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने ब्लू से शो की है, ये इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको मैं F cos थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। ये फोर्स का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, यानी ये F cos थीटा और ये D, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इसकी वजह से यहां पर वर्क होता है, और यही वजह है कि यहां पर जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो एफ डी की बजाय ये सिर्फ एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हम लिखते हैं यहां पे, क्योंकि पूरी की पूरी फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट जो कि एफ कॉस थीटा है वो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डी। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, या फिर आप W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट D cos थीटा, यू भी लिख सकते हैं। हमने ये देखा था, इस डेफिनेशन से हमें ये एक सीख मिली थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप फोर्स का एक कंपोनेंट लेके उसी को डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल करें, आप डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट भी फोर्स के पैरेलल ले सकते हैं। जैसा हमारा पहला केस था ना, यहां पर देखें फोर्स इधर थी, डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, तो हमने फोर्स को रिजॉल्व किया और उसका एक कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। ये देखें, ये एफ साइन थीटा कंपोनेंट, दूसरे वाला एफ कॉस थीटा। अब एफ कॉस थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट डी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वर्क हासिल कर सकते हैं। और सेकेंड केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को चाहें रिजॉल्व करना तो आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जी, ये डिस्प्लेसमेंट है डी और ये एक फोर्स है जी एफ। अब अगर आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लें, जो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट जो है वो इसके पैरेलल ले लें, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इसकी परपेंडिकुलर, यहां देखें ये, ठीक है, ये कंपोनेंट आ गया और दूसरा ये कंपोनेंट आ गया। इस कंपोनेंट का नाम है डी कॉस थीटा, इस कंपोनेंट का नाम है जी डी साइन थीटा। अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट है डी कॉस थीटा, वो फोर्स के साथ क्या है, पैरेलल है। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वन कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विच इज पैरेलल टू द फोर्स। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट एज इट इज लिया और फोर्स का एक कंपोनेंट जो इसके साथ पैरेलल था, और यहां पर फोर्स एज इट इज ली और डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट जो उसके साथ पैरेलल था वो आपने ले लिया। ठीक है, तो यहां पे एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, या फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट जो उसके पैरेलल है वो ले लो, या डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का वो कंपोनेंट जो पैरेलल है वो ले लो। तो दोनों तरीकों से आपके पास वर्क आ जाता है और ये इक्वल वर्क होता है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्योंकि ये बराबर होते हैं इसीलिए बेस के ऊपर मैंने यहां पर लिखा वर्क इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी कि ए एक वेक्टर है, डॉट बी भी एक वेक्टर है, ए डॉट बी, वो किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ए डॉट बी आती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए की जगह यहां पर एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है वो फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यहां पे डी लिखा हुआ है और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो वो ए डॉट बी इसके बराबर होते हैं, तो इसी तरह से एफ डी कॉस थीटा लिखा है तो वो एफ डॉट डी के बराबर होगा। इस तरह से हमारे पास ये जो फार्मूला है जिसकी मैंने बात की थी वो आपके पास प्रूव हो जाता है। ठीक है, सो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, वो आपको पहले से आता है, आपने छोटी क्लासेस में सीखा। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जॉउल, जिसको हम जे से शो करते हैं। अब 1 जॉउल वर्क कितना होता है, अगर एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज 1 जॉउल। अगर याद रखने में मुश्किल हो तो इसका एक आसान तरीका ये है, देखो बच्चों, यहां मैं लिखता हूं W इज इक्वल टू एफ डी, इसका यूनिट 1 जॉउल,
तब होगा अगर ये भी 1 हो, ठीक है, 1 न्यूटन, और ये भी 1 मीटर हो। देखें 1 × 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 न्यूटन ये 1 मीटर होगा, तो ये इक्वल होगा 1 जूल के। तो इससे आप याद रखें कि अगर एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसका जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। ओके, तो बच्चों ये हमने इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जी वर्क डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। इसके फार्मूले में देखें कितनी चीज़ें हैं, 3 तो चीज़ें हैं इसके फार्मूले के अंदर। एक इसमें फोर्स आती है, एक इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, और तीसरा इसमें कॉस थीटा आता है। तो 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ज़्यादा फोर्स होगी ज़्यादा वर्क होगा। नंबर 2 पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाने से अगर बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा। तीसरी बात है जी एंगल थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा ये भी बड़ा मैटर करता है। अब ये मैं आपको ज़रा डिटेल से सिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि थीटा किस तरह से अफेक्ट करता है वर्क के ऊपर। देखें आपने अभी अभी सीखा था कि वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी एक मैग्नीट्यूड है और ये भी एक मैग्नीट्यूड है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलता है, राइट। अब अगर इसमें ये वाला कंपोनेंट अगर छोटा हो जाएगा तो डेफिनेटली वर्क की वैल्यू आपको थोड़ी मिलेगी। देखिए ना, अब एक इसमें एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट है और एक डी का है। अगर ये एक कंपोनेंट छोटा हो जाएगा तो वो जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली आपको स्मॉलर आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर ये एफ कॉस थीटा का जो फैक्टर है, ये जो इसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको जो वर्क मिलेगा वो डी से मल्टीप्लाई होने के बाद ज्यादा वर्क मिलेगा, राइट। ओके, अब जरा देखिए, अगर हम एक फोर्स को बिल्कुल इस तरह हॉरिजॉन्टली यहां फिट करते हैं तो ये बिल्कुल ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है इतना इसकी लेंथ होती है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी ऐसे। अब हम इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स हम पहले यूं रखते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वर्क मिलेगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे रफ्ता रफ्ता ऐसे एंगल चेंज करते जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जा रहे हैं ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोर्स का एंगल चेंज कर रहे हैं। एंगल चेंज करने से आपको वर्क जो है वो कम मिलता रहेगा। देखिए जरा, जब आपका फोर्स बिल्कुल इस डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल है तो आपको कंपोनेंट जो है वो जितनी इस ग्रीन की लेंथ है इतनी लेंथ में आपको एफ कॉस थीटा मिलेगा। आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको वर्क मैक्सिमम मिलेगा। जैसे ही आपने इसको टर्न किया यहां से इस पोजीशन से यहां पर आए तो आप देखें यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें। अब ये जो सबसे पहली ब्लू लाइन ऊपर सबसे बड़ी नजर आ रही है ये इसका जो है वो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। इस फोर्स का जब वो यहां पर है, ये यहां से लेकर ये यहां तक, ये पहली लाइन जो सबसे ऊपर लिखी हुई है सबसे बड़ी लाइन, ये आपके एफ कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको थोड़ी सी इससे कम वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आप एंगल को और बढ़ा के यहां ले आते हो, आपने एंगल चेंज किया, अब आपका ये इस लोकेशन के ऊपर है, इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो देखें आपका कंपोनेंट पहले से छोटा हो गया, एफ कॉस थीटा पहले से छोटा। ये दूसरे नंबर वाली लाइन देखें, आपका एफ कॉस थीटा छोटा हो गया तो डेफिनेटली जब एफ कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी तो वर्क आपको कम मिलेगा। उसके बाद और अपने एंगल को चेंज किया, यहां पर ले आए, अब आपका वेक्टर जो है वो इस लोकेशन के ऊपर है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें नीचे तो यहां से लेकर यहां तक ये जो थर्ड नंबर वाला है लाइन, ये ब्लू कलर का, ये अब एफ कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ कॉस थीटा की वैल्यू और छोटी होगी तो जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वर्क कम मिलेगा। चलते चलते आप जब यहां आ गए, यहां आते हुए देखिए जब इस तरह से इसका ये कंपोनेंट नंबर 4 पे आपको नजर आ रहा होगा, ये और छोटा हो गया। फिर अब जब यहां पर आए तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहां से लेकर यहां तक ये आपको एफ कॉस थीटा मिला। तो जैसे जैसे आप एंगल को चेंज करते जा रहे हो वैसे वैसे एफ कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। अब एफ कॉस थीटा डी से मल्टीप्लाई होगा तभी तो आपको वर्क मिलेगा। तो इससे हमें साबित हुआ कि अगर एंगल चेंज करें तो एंगल चेंज करने से वर्क की वैल्यू में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। तो एंगल जब आप चेंज करते हैं तो एंगल के चेंज करने से
आपका वर्क जो है वो चेंज होता है। देखिए जब आपने बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल रखा डिस्प्लेसमेंट के, जीरो एंगल था, आपके पास मैक्सिमम वर्क मिलेगा। जैसे जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाते जा रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो ये एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जब बिल्कुल आप इसके ऊपर ले आएंगे हॉरिजॉन्टल, अब सॉरी इसको ऐसे वर्टिकल कर देंगे ऐसे 90 डिग्री पर, तो इसका जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ भी वर्क नहीं मिलेगा। राइट, ओके जी। तो ये आपने कंसेप्ट सीख लिया कि वाकई ही जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो एंगल को चेंज करने से वर्क की वैल्यू में फर्क पड़ता है। अब हम देख लेते हैं जी मैक्सिमम वर्क क्या होता है और मिनिमम वर्क क्या होता है। यहां से आपको ये चीज क्लियर होगी कि एंगल चेंज होने से वर्क चेंज होता है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क कब होता है जी? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, उस केस के अंदर जो वर्क होता है वो आपके पास मैक्सिमम होता है। इसलिए याद रखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन द वर्क इज मैक्सिमम। मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करके दें, वर्क इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा के। अब थीटा की वैल्यू यहां पर आपने 0 पुट करनी है फॉर द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जैसा हमारे पास ये केस था। ठीक है, तो यहां पर ये देखें आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे, वो पैरेलल होंगे, तो वहां पर थीटा की वैल्यू होती है जी 0। थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 डिग्री पे होता है 1। ये इसकी cos की मैक्सिमम वैल्यू है। cos थीटा एक ऐसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आपको +1 देता है। ठीक है, तो यहां पर वर्क आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ डी, कॉस 0 की जगह आ जाएगा 1, सो दिस इज इक्वल टू एफ डी, दैट इज मैक्सिमम वर्क। ओके, फिर हम बात करते हैं मिनिमम वर्क की, यानी 0। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वहां वर्क जो है वो आपके पास 0 हो जाता है। राइट, ओके। अब यहां पर देखें जी, एक आपके पास एक बाल्टी है जिसमें आपने पानी डाला, आपने इसको ऐसे उठाया हुआ, ऐसे ऊपर उठा के रखा हुआ, या आप इसको यूं ऊपर की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब आप फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप इसको इस डायरेक्शन में कराना चाह रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का बन रहा है। इस केस के अंदर कुछ भी वर्क नहीं होगा। याद रखो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर इस एग्जांपल को समझने में आपको मुश्किल हो रही है ना, तो मैं एक और आसान सी एग्जांपल बताता हूं। आप टेबल के ऊपर ना एक ऑब्जेक्ट रख दें, कोई ईंट रख दें, आप उसके ऊपर कोई ब्लॉक रख दें, उसको ऊपर से प्रेस करें। ठीक है, अब आप उसको ऊपर से दबाए जा रहे हैं, डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, और आप चाह रहे हैं कि वो इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वर्क इस केस में क्या होगा? 0 होगा। आप फोर्स लगाए जा रहे हैं, इस तरफ को बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रही, तो इस केस के अंदर वर्क क्या होगा? 0 होगा। राइट, आप एक चेयर ले लें, जमीन पर रख के उस चेयर के ऊपर बैठ जाएं। अब आप फोर्स लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि चेयर मूव करे, तो चेयर मूव नहीं करेगी, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, उसका आपका वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। ठीक है, तो बॉडी आगे कैसे बढ़ेगी? बॉडी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो आपका वर्क होता है वो 0 होता है। तो याद रखें, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर इज नो वर्क। ओके, तो यहां पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपके पास वर्क 0 होगा। दूसरे केस में अगर आप चाहें तो देखिए, इनमें एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, आप बॉक्स को नीचे दबा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आप इधर को चाह रहे हैं, तो इस इधर को डिस्प्लेसमेंट, इधर को फोर्स। ठीक है, एंगल क्या बनता है? भले ही डिस्प्लेसमेंट ना कवर हो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि बॉडी इधर को डिस्प्लेस हो। ठीक है, तो आप इधर को डिस्प्लेसमेंट चाह रहे हैं, इधर को फोर्स आप लगा रहे हैं, इनमें एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। और अगर ऐसे नहीं करना, एंगल नहीं पुट करना, तो आप ये भी देख लें, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? 0, बॉडी मूव नहीं कर रही। ठीक है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में क्या होगा? फिर भी वर्क आपका क्या होगा? 0, जब आप डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहां पे जब आप कॉस की थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 90 डिग्री पे होता है 0, ये इसकी मिनिमम होती है। ठीक है, तो कॉस 90 पे क्या होता है जी? 0, तो 0 को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। वर्क नेगेटिव कब होता है? याद रखें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, देन द वर्क इज नेगेटिव। वर्क क्या होता है आपके पास? उस केस में नेगेटिव होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, आपको कैसे पता चला कि वर्क और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हो सकते हैं। ये एक कार्ट है, इसकी यहां पर ये 2 टायर लगे हुए हैं, इसके ऊपर यहां पर एक बॉक्स पड़ा था यहां पर। ठीक है, हमने क्या किया? कार्ट को तेजी से ऐसे खींचा। ठीक है,
इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, लेकिन इसके ऊपर जो पड़ा वो बॉक्स था वो खिसक के इस तरफ को शिफ्ट हो गया। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर किया, वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो ये इस केस के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हुआ, बॉडी इधर को खिसकी है और फोर्स तो इधर को लगी थी। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो देखो बच्चों, जो वर्क है उसका फॉर्मूला होता है W = FD cos थीटा। अब थीटा की जगह यहां पर पुट कीजिए 180, तो cos 180 पे होता है -1, राइट। तो यहां पर जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 FD से मल्टीप्लाई होकर -FD मिलेगा, राइट। ओके जी, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई मसला है तो जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।